ओके सो ऑलरेडी 10th में से हमारे जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का और लाइट पे दो पोर्शन थे जिसमें कलरफुल वर्ड करके है, वो वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये एकदम न्यू है, मतलब बिल्कुल ही न्यू और काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है। क्योंकि हम जो क्लास 9th में स्टडी करते हैं, जैसे हम बात करें 9th में और 10th में, तो 9th में हमने टॉपिक स्टार्ट किया, मोशन से स्टडी किया। मोशन के बाद हमने फोर्सेस का डिस्कशन किया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम के बारे में बात किया। फिर हमने वर्क एनर्जी पावर भी डिस्कस किया और ऐसे सारे चैप्टर्स थे 9th में हमारे। फिर हमने ग्रेविटेशन, देन साउंड और फिर हीट, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे हमारे 9th में। तो 9th में ये जो टॉपिक था हमारा मोशन, इसमें हम मोशन और फोर्स दोनों में ही हम ऑब्जेक्ट को कैसा कंसिडर करते हैं, डायमेंशन लेस, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जैसे ही मैं बॉक्स देता हूँ, मैं कहता हूँ 10 kg, तो आप तुरंत उसके 10 kg को कहाँ पे कंसिडर कर लेते हो, इस पॉइंट पे। क्या हम ऐसा कुछ बोलते हैं क्या कि ये 1 kg यहाँ पर है, 1 kg यहाँ पर है, 1 kg यहाँ पर है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम सारे ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, पार्टिकल टाइप में, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को बड़ा कंसिडर करें, मतलब ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को भी अगर हम कंसिडर करेंगे, तो हमें एक नई टाइप की मोशन देखने को मिलेगा, उसे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चले देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है ये एकदम नया टॉपिक, रोटेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन समझने के लिए पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम नॉर्मल बेसिक मोशन में से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मली मोशन, तो उस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब जस्ट मूव, जस्ट मूव कर। जस्ट मूव करना। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन मतलब ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। अगर ऐसा कर्व करके भी जा रहा है तब भी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ही करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन मतलब मैं लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन मतलब मोशन का मतलब होता है चेंजिंग प्लेस, चेंजिंग प्लेस। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, बस प्लेस चेंज हो जाना चाहिए, हो गया। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है प्लेस चेंज हो जाना चाहिए। मतलब देखिए, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ इनिशियल, और अब ये फाइनली पहुंच गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर सीधे गया या इस तरीके से गया, ठीक है, या ऐसे गया या फिर इस तरीके से गया। ऑल थ्री पाथ आर अंडर ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? ऑल थ्री, yes, paths are translatory. अच्छा, अब समझें कि ट्रांसलेटरी मोशन, अब अगर हम फोर्स के फॉर्मेट में देखें कि ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमें दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। नंबर वन, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, if object is free to move, then देखिए देन क्या सिचुएशन होती है। अब मैं एक पेन के एग्जांपल से लेता हूँ। सपोज टेबल में एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, ये एक पेन है। अभी अभी आप इस पेन पे ऐसे एकदम सेंटर पे एक फोर्स लगाओ, स्लो फोर्स लगाना है। ठीक है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये पेन धीरे धीरे आगे जा रहा है, आप ये ऑब्जर्व करेंगे गारंटीड। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा, इस तरीके से मोशन होगा। तो ये ट्रांसलेशन मोशन हो गया। ठीक, अच्छा,
अब मैं सिनेरियो नंबर 2 आपके सामने देखता हूँ। अगर आप चेक करें कि अगर आप टेबल पे एक पेन रख देते हैं, लेकिन अगर आप पेन को यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तब देखिएगा क्या प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तब आपको दिखेगा कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या पेन का सेंटर पॉइंट है, ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, थोड़ा ही आगे जाएगा। और आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, क्या कि पेन थोड़ा सा टिल्ट भी हो गया होगा। इस तरीके से पेन हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? आप फील करके कर सकते हो एकदम। क्या पेन ऐसे सीधा आ जाएगा क्या अगर एज पे लगाओगे? नहीं। तो इस टाइप की मोशन में देखो दो बातें इन्वॉल्व हो गई। क्या? एक तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और साथ में ये ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न भी ले रहा है। क्लियर? तो इस टर्निंग टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। तो हमने पहले बात की क्या, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। और अगर ऑब्जेक्ट फ्री है तो वो दोनों मोशन कर सकता है। कैसा? आगे भी जा सकता है और रोटेट भी हो सकता है। तो ये मोशन हो गई ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो पढ़ते थे F इज इक्वल टू ma, उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि तब हम बोलते थे क्या कि ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ऐसा कुछ बोलते थे क्या? नहीं, हम तो कुछ भी हो F इज इक्वल टू ma ही लगा देते थे। तो इस चैप्टर पे बेसिकली जब हम रोटेशनल के बारे में बात करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चले देखते हैं कि रोटेशनल के लिए हम किस पार्ट पे देखते हैं। ट्रांसलेशन मोशन को मैं जस्ट ऐसे स्टार अप करके लिख देता हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे रोटेशनल मोशन देखनी है तो मुझे कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या है? नंबर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी तक हम सिर्फ बात करते थे कि फोर्स कहाँ लग रहा है, बट अब हम लाइन ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में कैसे लग रहा है। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने बात की कि इस पे हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो जो फोर्स की लाइन है, जिस लाइन में लग रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या हो गई? लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है एग्जैक्टली तो फोर्स इस पे लग रहा है ना, यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, रोटेशन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। रोटेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है किसका? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों, मैं भी और फील कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मैंने इसी पॉइंट पे, पॉइंट यही है, लेकिन अब फोर्स लगा दिया ऐसा, अब फोर्स लगा दिया इस तरीके का, ये फोर्स है। तो अभी देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही है, लेकिन क्या चेंज हो गई होगी उसकी? डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन। अभी वो इस लाइन पे एक्शन कर रहा है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ है? इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है यहाँ पर। तो अब देखिएगा रोटेशन की डेफिनेशन क्या, कि कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा या रोटेट होगा। कैसे पता चलेगा? ये ट्रांसलेशन है, ये मोशन सिर्फ क्या है? ओनली ट्रांसलेशन। तो ओनली ट्रांसलेशन है या फिर रोटेट भी होगा, ये पता चलेगा किससे? किससे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो रोटेट नहीं होगा। अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो वो रोटेट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब रोटेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट विल रोटेट, the object will rotate when force or line of action of force
is not passing from center of object। और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? Center of mass. Center of mass. हाँ, center of mass. So the object will rotate when line of action of force is not passing from center of mass or point of hinge or fixed rotation। मतलब दो टाइप की चीजें होती हैं। क्या? रोटेशन दो टाइप का होता है। इसे मैं भी और क्लियर बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ रोटेशन दो टाइप का होता है। एक होता है फ्री एक्सिस, एक होता है फिक्स्ड एक्सिस। से एक होता है फिक्स्ड एक्सिस और एक होता है फ्री एक्सिस। मतलब जब हमें पता है कि ये इसके अबाउट ही घूमने वाला है, एकदम फिक्स हो गया। तो जैसे एक रॉड है, रॉड को ऐसे हैंग करके रख दिया ऐसे, अब ये किसके अबाउट ही घूमेगी? इस वाले एक्सिस के अबाउट ही घूमेगी ना। ये जो रेड कलर से पॉइंट ये वाला, समझ आया ना? अब ये रॉड इसके अबाउट ही घूम सकती है और किसी के अबाउट नहीं घूम सकती। ठीक, तो ये एक्सिस क्या है? ये फिक्स्ड है। ये एक्सिस कैसे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेशन होने वाला है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक, अब यही एक पेन आप ऐसा पेन होल्ड करो, आप अपने हैंड को ऐसे यहाँ पर, और इसे थ्रो कर दो। पेन को टिप से पकड़ के थ्रो करो। जब आप पेन को टिप से पकड़ के थ्रो करोगे तो आप देखोगे कि पेन ऐसे जा रहा है। आपको दिखेगा कि आपने टिप पकड़ के पेन का थ्रो किया, तो आपको दिखेगा कि पेन ऐसे जाने वाला है। बट क्या अच्छी चीज दिखेगी कि ये पेन साथ में क्या होता जाएगा? घूम रहा है। घूमता जाएगा। ठीक है, ये पेन साथ में रोटेट होता जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एक रोटेशन करेगा या कितने, ये तो मैंने बता दिया है, ऐसे नंबर ऑफ रोटेशंस करेगा। ठीक है, ये तो ये बताओ, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, क्या वो एक्सिस एक ही जगह है क्या, या वो भी चल रही है? चल रही है। वो भी चल रही है, तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सिस रोटेशन। क्लियर? सो इन दिस केस axis of rotation is also moving. Okay, like wheel of a car। तो कार क्या करती है? कार आगे भी जा रही होती है और साथ साथ में ये व्हील रोटेट भी हो रहा होता है। डन। तो मूविंग व्हील भी एक एग्जाम्पल हो जाता है इसका। तो क्या बताया हमने? क्या बताया कि अगर फोर्स जो है वो किस पे, सेंटर पे नहीं लग रहा, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट वो फिक्स है उस पे नहीं लग रहा है, तो वो रोटेट होगा। मतलब अब देख लेते हैं एग्जांपल वाइज इस चीज को। सपोज एक बॉक्स है, अब मैं डिफरेंट केस बना रहा हूं। ये एक रॉड है, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट केसेस दे दिए और इनमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या क्या सिचुएशन होगी, रोटेट होगा या नहीं? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। बताए इन सब में पहले में क्या रोटेट होगा? वो No, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है? Center of mass. सेंटर से। सो नो रोटेशन। अच्छा, ये बताओ, ये रोटेट होगा? होगा सर। होगा। तो इसका मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर से पास हो रही है, तो ये इसको
इस तरीके से रोटेट करा देगी। सो यस, रोटेशन होगा यहाँ पर। अब बताओ इसका सेंटर क्या है, ये, तो इसमें रोटेशन होगा क्या? हाँ नहीं नहीं होगा। नहीं सर, वो वही से फिक्स किया है फिक्स्ड है ना। ये फिक्स रोटेशन है। तो क्या चीज है? अगर फोर्स, दो चीजें हैं, पासिंग फ्रॉम द सेंटर और फिक्स पॉइंट। पॉइंट ऑफ फिक्सेशन जिसके अबाउट फिक्स किया है, तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक और फिगर बना लेते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। ओके, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो इस केस में इसमें नो रोटेशन। नेक्स्ट वाले में बताएं, इसमें नो होगा क्या रोटेशन। रोटेशन? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि इस बार ये सेंटर है और फोर्स तो नहीं, बट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वो सेंटर। सेंटर ऑफ मास के पास। सेंटर से पास। हाँ, तो इस केस में भी नो रोटेशन। क्लियर? अच्छा, इसमें देखें तो इसमें तो सेंटर ये है और फिक्स पॉइंट ये है, और जबकि ये वाला ना ही सेंटर से पास हो रहा है और ना ही फिक्स पॉइंट से। अच्छा, रोटेट किसके अबाउट होगा? अगर फ्री है तो सेंटर के अबाउट होगा, अगर फिक्स करके रखा है तो किसके अबाउट ही रोटेट होगा? फिक्स फिक्स वाले के, पॉइंट। वाले। फिक्स वाले के अबाउट रोटेट होगा। यस, इसके अबाउट ही रोटेट होगा, तो ऑफ कोर्स इसमें रोटेशन होगा। अच्छा, इसमें बताएं नो रोटेशन। तो नो रोटेशन इस केस में। हाँ, क्यों? क्योंकि ये फोर्स का जो है ये सेंटर से। सेंटर से पास हो रहा है, सो नो रोटेशन। सभी फील आया कि यार कब रोटेशन हो सकता है कब नहीं हो सकता? हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा, ये तो हुआ क्या इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, लेकिन अब हमें कैलकुलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे हम बात करते थे क्या, देखें, अब हम बात करते थे कि लाइक ट्रांसलेटरी मोशन में, और मैं बोलता हूँ लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू एम इन टू ए। ए। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? मोशन प्रोवाइड करता है। सो फोर्स प्रोवाइड्स अ लीनियर मोशन विच वी कैन कॉल लीनियर एक्सेलरेशन आल्सो। तो रोटेशन मोशन में बदल जाती हैं चीजें। रोटेशन मोशन की कैलकुलेशन क्या होती है? बहुत बदल जाती है। यहाँ पे अलग अलग चीजें आती हैं। यहाँ पे आता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब लोग क्या क्या हैं, और इन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या काम की बात यह है कि फोर्स जो काम करता है लीनियर मोशन में, वो काम कौन हैंडल करता है? ये टाउ। इस सिंबल को क्या रीड करते हैं? टाउ। हाँ, टाउ। फिर मास जो काम करता है वो ही क्या काम करेगा? आई। और ए जो काम करता है वो काम करेगा कौन? अल्फा। अल्फा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है? तीन चीजें पढ़नी है, समझ आया? अच्छा, आई अपना आई है और टाउ ये अल्फा। तो ये जो टाउ है इसे बोलते हैं टॉर्क। ये क्या है? टॉर्क। इस आई को बोलते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? क्या बोलते यानी वो डिस्टेंस ना। हैं? नहीं, डिस्टेंस नहीं, मास से रिलेटेड चीज रहेगी ना ये। अभी तो ये बता रहे हैं ना रिलेशन। टाउ किससे रिलेटेड रहेगा? फोर्स से। आई किससे रिलेटेड रहेगा? मास। मास से। और अल्फा किससे रिलेटेड रहेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से। अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि घूम रहा है ना, घूमने वाला है तो एंगल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसका मतलब हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी चैप्टर में। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमें कैसे प्रोसीड करना है रोटेशन में? हाँ सर। हाँ, चले तो शुरू करते हैं यार। टॉर्क के साथ शुरू करते हैं, ये टॉर्क ही सबसे मेन चीज है। चले शुरू करते हैं टॉर्क से।
टॉर्क, इसको ये स्टाइलिश टाइप का टी बनाते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश हो गया, हाँ इतना ठीक है। ऐसा टी होता है, इसे टाउ बोलते हैं। अच्छा, पहली बात ये समझना है कि जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसकी मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग निकालेंगे। समझ आया? अच्छा, तो चले बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम आता है। तो ये रोटेशन में काम आता है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और डायरेक्शन अलग निकालेंगे। तो चले पहले निकाल लेते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये पहले डायरेक्शन ही सीख लेते हैं ना, डायरेक्शन से आपको पहले फील आ जाएगा। पहले क्या सीख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, तो टॉर्क की दो डायरेक्शन कंसिडर की जाती हैं। एक होता है फीलिंग वाला टर्म, क्लियर, तो एक को हम बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस और फीलिंग। ये जो सेंस और फीलिंग है, ये सिर्फ किस लिए है, सॉल्विंग पर्पस है, ये एग्जाम में नहीं लिख के आ जाना है, सिर्फ ये किस में काम आएगी, सॉल्विंग पर्पस से। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन। तो मैं आपको एक्चुअल डायरेक्शन बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं क्या सिखाऊंगा आपको, सेंस और फीलिंग। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इसको आंसर करके आ जाओ, आंसर हमेशा क्या करना है, एक्चुअल एक्चुअल डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं सेंस, सेंस ऑफ डायरेक्शन देखेंगे। सेंस ऑफ डायरेक्शन देखें, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका सेंटर है और फोर्स लग रहा है इधर, तो इसका मतलब इसकी लाइन बनाएंगे। अब फील करो कि ये ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा देगा, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा देगा ना, हाँ तो सेंस कैसा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. क्लॉकवाइज। बस इतना ही देखना है, इसी को से काम बन जाएगा, सेंस बन जाएगा। सो सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ आया। सपोज ये पॉइंट है, समझिएगा, और फोर्स लग रहा है इस तरीके से, चले बताए क्या लग रहा है, कैसा मोशन होगा इसका, एंटी क्या क्लॉक बनाएंगे, हाँ Anti-clockwise. पहले बनाएंगे ये लाइन, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। अब थोड़ा सा फील करना है, ज्यादा नहीं, आप सोचने लगना है कि सर ये तो थोड़ी देर में ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे कैसे होगा। इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स में सब कुछ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, उस इंस्टेंट पे देखते हैं। तो उस इंस्टेंट पे अगर देखेंगे, तो मैं फील करूँ तो ये फोर्स इसको इस तरफ ऐसे धक्का देगा ना, ऐसे। तो अगर हाँ आप ऐसा धक्का देखने वाले हो, ये एरो, तो ये एरो को अगर कंप्लीट करोगे तो ये कैसा सर्कल बनाने वाला है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और एक देख लेते हैं, ठीक है, तो अभी फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अब बताओ ये इसे किस तरफ घुमा देगा, नो रोटेशन। No rotation. नो रोटेशन ना, पक्का, हाँ नो रोटेशन। तो टॉर्क टॉर्क लगेगा क्या कोई, नहीं। No. नहीं। सो टॉर्क क्या होगा, जीरो। समझ आया? तो डायरेक्शन की बात ही नहीं होगी ना, जब टॉर्क लग ही नहीं रहा तो डायरेक्शन किस बात की। ओके, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ में आया। हाँ तो पक्का मैं एग्जांपल दूंगा तो आप तुरंत बता दिया करेंगे किसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ सर। तो मैं लिखूंगा सी डब्ल्यू और एंटी क्लॉकवाइज को ए सी डब्ल्यू। तो अब देखना एक्चुअल डायरेक्शन कैसे बताते हैं। तो एक्चुअल डायरेक्शन एकदम सिंपल है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होती है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो भाई राइट हैंड थंब रूल याद है ना, बहुत सारा हमने पढ़ लिया है राइट हैंड थंब रूल। हाँ अगर सर. हम अगर हम राइट हैंड थंब रूल में कर्ल ऑफ फिंगर्स
कर्ल ऑफ फिंगर्स ये बताता है क्या? सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो थंब किस डायरेक्शन में होगा? ट्रू डायरेक्शन में। समझ आया? ट्रू डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क किस तरफ होगा? अगर क्लॉकवाइज, राइट हैंड चेक करो ना, राइट हैंड से फिंगर्स को कर्ल करो क्लॉकवाइज, थंब इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ होगा? into the Into the plane होगा ना। राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्लियर हो गया। समझा? तो अगर मैं बात करूंगा क्या? क्लॉकवाइज मोशन। अगर मैं क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज मोशन। क्लियर? तो टॉर्क किधर होगा? into the plane. इनटू द प्लेन। यस, वेरी गुड। सो टॉर्क होगा इनटू द प्लेन। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप समझ गए, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर दिखाएंगे तो थंब कहाँ आएगा? अपवर्ड। Out of the plane. एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो आंसर आपको देना है क्या? टॉर्क का अपवर्ड। सर टॉर्क लेकिन ये into the plane कैसे जाएगा? अरे जाएगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टॉर्क डिफाइन इस तरीके से है। इसीलिए तो दो चीजें होती हैं, हम फील ये करते हैं, वो टॉर्क डिफाइन इस तरीके से है कि इनटू द प्लेन कंसीडर की जाती है। सारे रोटेशनल एलिमेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से हमें कंसीडर करना होता है उसका। मतलब एक्चुअली ये रीजन क्यों आया, ये व्हील, जो व्हील से हम जनरेशन करते हैं कि व्हील हम रोटेट करते हैं, तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम उसमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सेल कंसीडर करते हैं इनटू। हाँ ठीक है? तो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो व्हील को कंपैरिजन में लेके किया, तो लोगों ने एक्सेल के लॉन्ग डायरेक्शन दे दी। अब एक्सेल के लॉन्ग डायरेक्शन दे दी तो बाद में पता चला कि इम्पोर्टेंट तो ये वाला है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कंसिडर करना पड़ गया। बट हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब अलग से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, प्रॉपर ये डायरेक्शन दी जाती है, इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन। ओके, ओके चले। तो अब मैं थोड़े से एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछ लेता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी। सो चले देख लेते हैं। Okay, so a force is acting, a force is acting along x-axis. Find direction of torque, direction of its torque at origin. बताए ओरिजिन पर इसका टॉर्क किस तरफ होगा? एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में बताना है। सर एंटी क्लॉकवाइज along y-z. ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये जेड पे ऐसे लग रहा है तो इसका मतलब ये कैसे रोटेट करा देगा? ऐसे रोटेट कराएगा यार, समझा? तो इसका मतलब टॉर्क किधर होगा? टॉर्क तो परपेंडिकुलर होता है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब किस तरफ होगा? ऐसा होगा ना थंब। क्लियर? तो समझ आया कि टॉर्क किस तरफ होगा? सर नहीं सर. रुके, ये जो फोर्स है ये लग रहा था जेड के लॉन्ग, हाँ ये किस प्लेन में लग रहा है? ये इस प्लेन में लग रहा है ऐसे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को किस प्लेन में रोटेट करेगा? एक्स जेड वाले प्लेन पे रोटेट करेगा ना।
कैसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो थंब किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। हाँ ये 3D फिगर है भाई, ये 3D फिगर है। जो फोर्स लग रहा है वो किस प्लेन में लग रहा है, फोर्स ऐसे XZ प्लेन में लग रहा है। सर, यानी पहले हम सेंस ऑफ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फील निकालते हैं करेंगे और फिर। फिर उसके बाद बात करेंगे। अच्छा हाँ समझ। क्लियर। तो ये x, ये y और जो ये x और z है, तो y क्या होगी, एबव द प्लेन। समझ आया। सो यस y एक्सिस है वो एबव द प्लेन है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आंसर क्या आएगा, टॉर्क का डायरेक्शन above the plane. Clear? यस Yes, sir. Above XZ plane means along along y। y axis. ठीक है। अच्छा, तो मतलब मेन पॉइंट मेरा पर्पस ये था कि डायरेक्शन आपको टॉर्क का समझ आ गया या नहीं। समझ गया। Yes, sir. हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि टॉर्क का सेंस एक अलग चीज है, डायरेक्शन एक अलग चीज है। तो हमें डायरेक्शन पे अभी ज्यादा बात नहीं करनी, डायरेक्शन हमारा हो गया। अब हम किस पे बात करेंगे, टॉर्क का। Sense. सेंस हो गया, सेंस हो गया। मैग्नेटिक। मैग्नीट्यूड। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता है, समझे क्या, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसे हम सिंपल क्या लिख देंगे, सिर्फ टॉर्क। समझाया था ना कि अगर फोर्स सिर्फ F लिखा है मतलब समझ जाना है वो उसका क्या है, हाँ मैग्नेट। मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो बेसिकली आपको देखने में तो आंसर दिखेगा क्या कि सर F इंटू बस R है पोजीशन, बट याद रखना ये F परपेंडिकुलर है और ये R परपेंडिकुलर है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, एकदम समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना, 2 मिनट का टाइम देना है बस, सब समझ में आ जाएगा। क्या काम की बात है, बोथ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पोजीशन must be perpendicular to each other. To each other. ओके, इसका मतलब क्या है कि यार फोर्स और पोजीशन दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अभी मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। पहले हम देख लेते हैं यूनिट्स के बारे में। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। Newton meter. न्यूटन मीटर। अच्छा, कुछ याद है न्यूटन मीटर और किस चीज का यूनिट होता है, वर्क का। वर्क का। ठीक है, बट वर्क और न्यूटन, ये टॉर्क, दोनों एकदम डिफरेंट प्लैनेट की यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्स समझ लो। टॉर्क क्या चीज है, रोटेशन के काम में आता है, वर्क बिल्कुल ही अलग चीज है। तो ये मत सोच लेना कि दोनों का यूनिट सेम हो सकता है, तो दोनों चीजें सेम है, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और पहले मैं ये लाइन लिख देता हूँ, क्या, पहले ये लाइन लिख देता हूँ साइड में, बोथ टॉर्क एंड वर्क हैज सेम यूनिट बट they are totally different
इन यूज। दोनों का जो काम है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। टॉर्क का काम क्या है, रोटेट कराना, और मतलब वर्क का काम तो अलग ही है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये चीज। अच्छा, अब मैं पहले इस टर्म को समझाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। मैंने क्या बताया आपको, फोर्स इस तरीके से लेना है कि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। क्या फोर्स देखना है या लाइन ऑफ एक्शन देखना है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन देखना है, ठीक है। अब देखना तुरंत समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जांपल दूंगा और आपको फील हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा, फोर्स लग रहा है यहाँ पर, डन। और ये हो गया हमारा सेंटर, इसके अबाउट ये रोटेट होगा, और ये डिस्टेंस गिवन है आपको कुछ x, और ये हमारा फोर्स। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या टॉर्क होगा फोर्स इनटू x, ये होगा क्या टॉर्क, नहीं, नहीं, रॉन्ग। क्यों, क्या समझा, टॉर्क कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर। फिर से देखो, हाँ, क्या लाइन पहले, ऑफ एक्शन। क्या पहले Perpendicular. बनाएंगे, सबसे पहले क्या Line बनाएंगे, of action. लाइन ऑफ एक्शन, और फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पोजीशन। तो इसका मतलब ये था कि हम इस क्वेश्चन को ट्रीट ही गलत कर रहे थे। हमें इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या बना दे इसका, Line of action. लाइन ऑफ एक्शन, ये हुआ लाइन ऑफ एक्शन। और समझ गए कौन सी डिस्टेंस अब लेनी होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली डिस्टेंस। लेट से मैं इसे बोल रहा हूँ कुछ है, ये डिस्टेंस है y, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा टॉर्क का, F into Y. इनटू y। समझ आया, फीलिंग आया कि क्या करना है एग्जैक्टली यस। Yes, sir. अच्छा चले और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बॉक्स है जिसका आपको डायमेंशन दिया है, ये डायमेंशन है L और ये डायमेंशन है H, ठीक, और ये है इसका सेंटर। अब एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ये फोर्स लग रहा है इधर, ठीक, थीटा एंगल पे ये फोर्स लग रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाया है ऐसे। अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर, कौन सी डिस्टेंस यूज करनी चाहिए हमें, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब लेट से ये परपेंडिकुलर मैंने बना दी, ये डिस्टेंस क्या है r, बट r अननोन है, r क्या है, अननोन है। तो बेटा फाइंड करना मतलब ऐसे टफ पड़ जाएगा बहुत। तो दूसरा लॉजिक क्या कर सकते हैं फिर, सर इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके फिर एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए और मैंने बोला कि सर टॉर्क होगा F इंटू आर, बट R is tough, R is not given, and it is tough to find, तो उसकी जगह हमें क्या कर लेना चाहिए भाई, क्या करना Component. चाहिए, फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे। तो कंपोनेंट कर लेंगे तो आराम से काम बन जाएगा हमारा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने कितने पार्ट में कर लिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। समझ आया, हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। कैसे, एक बार हमने एक कंपोनेंट लिखा और एक बार एक कंपोनेंट। समझ आया, Yes. अच्छा। तो अब देखना, अभी देखना आराम से, ये हुआ हमारा सेंटर, ये हुआ हमारा सेंटर, एक कंपोनेंट इधर, ये कितना हो जाएगा, cos थीटा। F cos theta. एफ कॉस थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ये कैसा हो जाएगा, sin थीटा। F sin theta. एफ साइन थीटा। अच्छा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा इसे नीचे बनाना पड़ेगा, नहीं पता चला आप लोग बोलो सर वो एफ साइन थीटा उसमें लगा है क्या, नहीं, एफ साइन थीटा हो गया। अब देखना इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू
सर F cos थीटा हाँ सॉरी, एफ कॉस थीटा इंटू h/2। h/2। समझ आया क्या? हाँ अच्छा, तो ये थोड़ा याद रखना है कि ये कंफर्म हो गया हमारा कि ये डिस्टेंस हो जाएगी h/2। तो यार टॉर्क निकालना आ गया मुझे लग रहा है आपको। ओके, और अभी इसका क्या हो जाएगा? F sin theta F into sin L. theta L/2। तो ये हो गया टॉर्क एफ साइन थीटा इंटू L/2। अभी एक प्रॉब्लम है भाई, अभी एक प्रॉब्लम है। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? देखना, ये वाला टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। समझ आया सबको? हाँ सर, एक क्लॉकवाइज सर। है, दूसरा एंटी दूसरा क्लॉकवाइज। एंटी Yes. क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर देखेंगे, ये बताओ हमें फिगर में देख के क्या लग रहा था, आंसर हमारा क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज? मेन फिगर में, मेन फिगर के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा? F cos theta into क्लॉकवाइज वाला। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टाउ क्लॉकवाइज माइनस टाउ एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो बाकी अपन क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं तो अभी सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, मैं भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दो तरीके सिखा रहा हूँ कि कब जब हमें आर परपेंडिकुलर निकालना इजी हो और कब हमें फोर्स के कंपोनेंट करना इजी होगा। सर हाँ, सर लेकिन यार टॉर्क के तो डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब यानी एक एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक प्लस वाई एक्सिस में जाएगा और एक माइनस वाई एक्सिस में, तो सीधे माइनस कर सकते हैं ना। ऐसा 90 डिग्री थोड़े ना बना रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, नहीं, एक अगर वाई एक्सिस है तो दूसरा माइनस वाई एक्सिस है, बस। समझा? यस इसलिए हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं। यस। क्लियर? तो यार ये बताओ, ये पक्का सबको समझ आ गया ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट ये बताओ, क्लास 9th में मैंने आपको एक टॉपिक वेक्टर पढ़ाया था, याद है क्या आप लोग को? भाई क्लास 9th में वेक्टर, मतलब जिसमें हमने डायरेक्शन की बात की थी, यार याद है या नहीं? अरे आई कैप जे कैप ये याद है? एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, आई कैप, इसे वाई और इसे जेड एक्सिस। ऑनेस्टली बताएं, याद आ रहा है या नहीं? नहीं ओके ठीक है, चलिए कोई सर, बात ये नहीं। नहीं पढ़ाया था शायद। ओके, 9th में आई गेस, ठीक है, 9th में वेक्टर आई गेस आप लोग को नहीं कराया हुआ है, तो इस टॉपिक के बाद मैं वेक्टर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसका दूसरा वाला फॉर्मेट रोक के रखता हूँ। रोटेशन होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कर लेंगे, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर कर लेंगे, नो इश्यूज, छोड़ते हैं अभी उसको, वापस आते हैं। तो टॉर्क की दोनों बातें पहले हमें समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें टॉर्क निकालना है। अब आपको मैं मैथमेटिकल वैल्यूज दे देता हूँ, तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, अच्छा कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ पहले मैं। जैसे बात करता हूँ, जीरो टॉर्क कब हो सकता है? जीरो टॉर्क, जैसे ये एग्जांपल है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ, एफ फोर्स लगा रहा हूँ, और इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ एफ। बताएं, इस पे टॉर्क आएगा कोई या नहीं? नहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी दूर है सेंटर से, L/2, बट ये घुमा कैसे देगा इसको, इस तरफ, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये अपोजिट वाला उसे कैसे घुमा देगा,
एंटी क्लॉक एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? 0 जीरो। तो ये चीजें होंगी कि टॉर्क जीरो भी हो सकता है। तो पहले हम न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम जीरो टॉर्क के बारे में बात कर लेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स से ओके, सॉल्व करें। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। चलिए तो मैं पूछ लेता हूँ, बहुत ही इजी सा है, कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ। अर्चित, अर्चित एक्सप्लेन करो आप कैसे निकालेंगे। अर्चित, ओके चले। प्रणव आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? ओके, प्रणव आप बताएं यार, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप? ठीक है अर्चित, नो प्रॉब्लम। प्रणव आप नहीं करना चाहते हो, प्रथमेश आप बताएं। प्रथमेश, यार मतलब क्या आप लोग आंसर क्या नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आया क्या? तन्मयी, सर पहले वो टॉर्क मतलब उसकी डायरेक्शन निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज या हाँ, क्लॉकवाइज। तो पहले पहले उससे पहले फोर्स का हम क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन एक्शन। तो फोर्स तो स्ट्रेट जा रहा है, मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये। ठीक है, तो अब क्या यूज करते हैं यार? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स कांस्टेंट परपेंडिकुलर और डिस्टेंस भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई? 4 4 ये यूज करेंगे ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेट दिया है इस पॉइंट का, तो इसका y कितना है? 4, और इसका x कितना है? 3। बट हमें x का कुछ काम ही नहीं है ना, तो हमें तो सिर्फ y का काम है। तो टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा? 20 into 3 यस, सो ये हो जाएगा 4 से 20, और हाइट कितनी है? 4। सो टॉर्क कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन मीटर। ओके, और डायरेक्शन देखें कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन किस तरफ होगी? इनटू द प्लेन। समझ आया? हाँ क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन कैसी होगी? into the plane। इनटू द प्लेन। यार ये बाकी लोग जितने लोगों ने आंसर नहीं किए, गलत बात है यार। लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे हैं आराम से, तो फिर समझना है चीजों को। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड थोड़े ना पूछ लिया कि आप आंसर ही नहीं कर रहे। चले और देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। सर या सर इसमें न्यूटन मीटर किसी और यूनिट में चेंज नहीं होता है, जैसे वर्क। हो जाएगा, अगर ये मैं सेंटीमीटर में दिया होता तो फिर न्यूटन इंटू सेंटीमीटर आता। नहीं यानी जैसे वर्क में न्यूटन मीटर जूल होता है, वैसे इसमें नहीं कोई नहीं, और ऐसा यूनिट। कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, यही एसआई यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सॉल्व करें और टेक्स्ट कर दें क्या आंसर आएगा इसमें।
सो आपको फाइंड करना है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन एंड द फोर्स इज एक्टिंग समहाउ लाइक दिस at 37 degree. Okay, force is 50 Newton. चले सॉल्व करें, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन. इस केस में हमें आर परपेंडिकुलर फाइंड करना क्या होगा, टफ होगा. तो इसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, समझ गए ना आप लोग क्या करना होगा. मैं एक फिगर बना के यहाँ पे पहले फिर से लिखा देता हूँ आपको ये चीज कि ये पॉइंट है और इस बार प्रॉब्लम ये है कि आर परपेंडिकुलर फाइंड करना टफ होगा. ठीक है, to find R is tough. आप समझ गए कि आपको क्या अप्रोच करना चाहिए. हमें फिर दूसरा वाला अप्रोच करना पड़ेगा और दो तरीके से सॉल्व कर लेना पड़ेगा, काम बन जाएगा. सर चैट में भेज. ओके ओके ठीक है. अभी तो जीरो हो जाएगा, एक्चुअली वो सेंटर से पास होता है. थोड़ा बदल देते हैं यार, वैल्यूज बदल देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार. एक मिनट फिर से चेंज करें. ये 8,6 के वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ गया है फोर्स में, तो फोर्स को यही रहने देते हैं. एफ कितना है हमारा, ये 50 ही है. एंगल हमारा जो है दैट इज 37 डिग्री. इसको नहीं बदल रहे, लेकिन ये कोऑर्डिनेट थोड़े से हम बदल देते हैं. कोऑर्डिनेट को कर लेते हैं हम 6,8. एक सेकंड, पहले मैंने कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 8,6. 8,6. 8,6. हाँ ठीक है, चलेगा. तो अभी काम बन जाएगा, अभी ट्राई करें. सो ऑफ कोर्स आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि फोर्स के हमें कंपोनेंट कर लेने पड़ेंगे. सो पॉइंट हो गया 6,8 और फोर्स के कर लिए हमने कंपोनेंट. फोर्स था पहले ऐसे, अब हमने कर लिए कंपोनेंट. तो ये हुआ एक कंपोनेंट और ये हुआ दूसरा कंपोनेंट. और कंपोनेंट ये हो गया है, ये थीटा है, तो ये हो गया एफ कॉस 37 डिग्री. एफ है 50, कॉस 37 की बात करें सो इट इज 4/5. आंसर कितना आएगा 40. ये होगा एफ साइन 37 डिग्री. सो एफ है 50, साइन 37 कितना होगा 3/5. 3/5. तो ये आ गया 30. तो फोर्सेस आ गए. अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब उनकी लाइन ऑफ एक्शन बना दो. तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये. सो 40 के साथ कौन सी डिस्टेंस यूज होगी, 8. ठीक. और इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये. सो 30 वाले के साथ क्या यूज होगी, 6. अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो ब्लू वाला है मतलब 30, वो कैसे घुमाएगा, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. जबकि ये स्काई ब्लू कलर वाला ये कैसे घुमाने वाला है उसको, Clockwise. क्लॉकवाइज. तो बस अब दोनों चीजें निकाल लेते हैं यार. टॉर्क अगर मैं बोलूं क्लॉकवाइज टॉर्क, तो क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, 40 वाले का. सो 40 इंटू कितनी डिस्टेंस, 8 8. आ गया 320. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 13. into 6. 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 6 है.
सो ये आ गया 180। 180 सो इसका मतलब दोनों को टॉर्क नेट निकाल लेंगे। तो अभी हमें दिख रहा है कि क्या हो जाएगा 320 माइनस minus 180 क्या आ जाएगा 140 140 क्लॉकवाइज। ठीक है, न्यूटन मीटर और ये क्लॉकवाइज। यूनिट न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, yes sir अभी आइडिया हाँ, पूरा सर। समझ आ गया ना, टॉर्क कैसे निकाल रहे हैं, कैसे सॉल्व हाँ। करेंगे। ओके गुड। तो अभी बात कर लेते हैं कि इन टॉर्क का काम क्या है। टॉर्क का काम ये है कि भाई रोटेट करा देना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको रोटेट नहीं होने देना, क्लियर, तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले थोड़ा सा और एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं। ओके, इसमें फाइंड द टोटल टॉर्क अबाउट द सेंटर। चले, तो हमें इसका क्या चाहिए, टोटल टॉर्क चाहिए अबाउट द सेंटर। तो समझ आया क्या करना है हमें, क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए। कंपोनेंट्स में डाल कंपोनेंट्स में डाल लेंगे, कंपोनेंट्स कर लेंगे तो काम बन जाएगा। चलो बहुत सही। कंपोनेंट्स देखें, इसके कंपोनेंट एक होगा इधर और एक होगा इधर, डन। जबकि ओरिजिनल फोर्स था ये। अच्छा, cos 37 मतलब समझ गया ना, ये होगा f cos 37 डिग्री, मतलब कितना 4f/5, 5 और ये हो गया f sin, 3f/5 यस f sin 37, तो ये हो गया 3f/5। चले बहुत बढ़िया। और एक यहाँ पर 2f है। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। देखें क्या होगा, सबसे पहले 3 लोग हैं ना यहाँ पर, हाँ ये है, इसको कटेंगे। अच्छा अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन है। आप वैसे प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो जरूरत इतनी नहीं रहती। लेट्स से नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। टॉर्क ड्यू टू 1 निकाल लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू 1 बताएं क्या होगा। टॉर्क फोर्स दिख रहा है, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी L/2। हाँ ये मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है कि ये L है। अच्छा तो ये हो गई L/2, तो टॉर्क कितना आ गया 2F इंटू L/2 आंसर कितना आ गया F इंटू FL डायरेक्शन क्या है clockwise क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन है इसकी क्लॉकवाइज। चलो टाउ 2 फाइंड करते हैं। टॉर्क ड्यू टू 2, टॉर्क ड्यू टू 2 मतलब 3F/5 L/2। क्लियर, तो कितनी हो गई 3FL/10। डायरेक्शन क्या है clockwise क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, कैसे देख रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये रॉड है और ये ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, तो सेंटर के अबाउट ये रॉड कैसे घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी ना। anti-clockwise तो ये टर्न ऐसे ले रहा है। तो अगर फील नहीं आता जिन लोग को, तो सिर्फ ये फील करो कि ये अगर एक सर्किल का पार्ट है तो ऐसा अप एरो मतलब क्या है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, अगर एक सर्किल का पार्ट हो। तो ये T2 हो गया। चले टॉर्क 3 बताएं। फिर वो 0 टॉर्क 3 क्या होगा 0। पता चला कैसे, लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग। टॉर्क 3 की लाइन ऑफ एक्शन क्या पास हो रही है, वहीं से पास हो जा रही है, सेंटर से ही। तो ये आइडिया समझ में आया कि प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में
दोनों को सॉल्व करना पड़ गया था। देख रहे हो, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हमें सॉल्व करनी पड़ गई थी। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन थी, ठीक है, और ये वाली इसकी लाइन ऑफ एक्शन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक की लाइन ऑफ एक्शन कैंसिल हो गई, सिर्फ एक का सॉल्व करना पड़ा। कोई डाउट किसी को? तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना होगा? एफ एल माइनस 3FL/10 एफ एल बाई 10। आंसर आ जाएगा 7FL/10 7FL/10 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज वाला ज्यादा था ना। समझा? यस सर। पक्का ना? ये क्लियर है? इसमें कोई को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके गुड। तो ये था यार, टॉर्क का डिस्कशन हमने कर लिया काफी। अब टॉर्क का देखो और ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, काम क्या है। एक तो हमने देख लिया कि टॉर्क का काम है रोटेट कराना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमारे टॉर्क काम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से रोटेट होगा। जैसे हम निकालते थे कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेट होगा, स्पीड कितनी मिल जाएगी। अब हम क्या निकाला करेंगे कि उसको एंगुलर स्पीड कितनी मिल जाएगी, कितना फास्ट वो घूमेगा। जैसे आपने सुना है ना कि वो एक मोटर होती है, उसका दिया होता है कि इसका 1500 आरपीएम है। हाँ तो वो क्या है, उसकी रोटेशनल स्पीड है। तो आपको लिखा रहता है जब आप बाइक परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसका टॉर्क 1500 एनएम है, इतना मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है वो। मोटर कितने आरपीएम से घूम सकती है। बाइक का, अगर आपने ऐसा बाइक या कार का डायल देखा हो, तो जब आप एक्सेलरेट लेते हैं तो देखें एक डायल ऐसे घूमता है, वो स्पीड नहीं होता, उसमें से 1 2 3 4 ये लिखा हाँ। होता है 10 तक। वो कौन सा होता है? वो आरपीएम होता है कि आप कितना तेजी से घुमाना चाह रहे हैं उस व्हील को, ठीक सर है। जो यानी वो अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर स्पीड है, स्पीड, ठीक है, कि कितनी एंगुलर स्पीड प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो आप जितना कम टाइम पे जितना ज्यादा रेज प्रेस करेंगे उतना ज्यादा आरपीएम ये बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, वो खैर ज्यादा पार्ट हो गया डिफरेंट, हमें उसका जरूरत नहीं है। हम वापस आते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पे आते हैं। अच्छा, हम क्या बोलते थे कि अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन अब हमें दोनों चीजें बोलनी पड़ेंगी। एफ नेट 0 मतलब किसमें इक्विलिब्रियम रहेगा? लीनियर मोशन में। और रोटेशन से भी बचाना है तो टॉर्क 0 होना चाहिए। हाँ, टॉर्क भी 0 होगा। सो अगर मैं यहाँ पे बताऊं इक्विलिब्रियम ओके, सो इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं इसमें किसका, लीनियर का, तो लीनियर मतलब क्या होना चाहिए, फोर्स नेट 0 होना चाहिए। और अगर रोटेशन का इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क नेट 0। तो फोर्स में ऐसा करते थे ना, एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। मतलब अगर हमें नेट फोर्स 0 करना है तो ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा और लेफ्ट वाला राइट वाले को बैलेंस करेगा, ठीक। तो सेम चीज टॉर्क में होगा क्या, टॉर्क नेट 0 का मतलब होगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क किसे बैलेंस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम चलेगा। तो अभी देख लेते हैं एग्जांपल। क्या कि एक रॉड है और रॉड को आपने ऐसे फिंगर टिप पे अपने रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। सो ये रॉड इज द रॉड kept over fingertip, okay।
तो अब आप अपने फिंगर टिप पे उसे रखे हुए हो, बट वो रॉड गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि इसका mg कहाँ पे लग रहा होगा? सेंटर पे। सेंटर ऑफ और mg ऐसे नीचे से पास होगा, तो क्या mg का कोई टॉर्क आएगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि द रॉड विल नॉट फॉल, not fall because torque of mg is 0। क्लियर? क्योंकि mg जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने वाली है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो mg का टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं। क्वेश्चन बनेगा तब जब ये लेट्स से इसका मास, ये रॉड है, इसका मास है 200 ग्राम और लेंथ है 30 सेंटीमीटर। स्केल समझ लो यार। क्या समझ लो? एक स्केल है जिसका मास ज़्यादा हो गया, फिर मास 50 ग्राम मान लेते हैं, ये है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो फिंगर टिप है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, kept at 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ये गिर जाएगी ना? किस तरफ गिर जाएगी? राइट साइड। राइट साइड पे गिर जाएगी, क्लॉकवाइज रोटेट होके। तब मुझे चाहिए कि फाइंड द मास टू बी केप्ट एट द एंड टू बैलेंस इट। अब हमें क्वेश्चन ये कि यहाँ पर एक हमने छोटा सा स्टोन रख दिया कि ये ना गिरे, स्टोन, और लेट से उसका मास क्या है? m। ठीक, तो कितने ग्राम का स्टोन रखना पड़ेगा कि वो नहीं गिरेगी? तो समझ आया ना कि क्या करना है? इसका मतलब क्या बैलेंस करना है हमें? टॉर्क बैलेंस करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? टॉर्क नेट क्या करना पड़ेगा? 0। क्लियर? यस ओके, तो टॉर्क नेट 0 के लिए चले बना लेते हैं यार। ये हो गई हमारी रॉड। किसके अबाउट हमें बैलेंस करना है? इस टिप के अबाउट। ठीक है, ये एक स्टैंड टाइप है। अब बताना है इसका इसका जो रॉड है, रॉड का मास कहाँ पर लग रहा होगा? रॉड का मास राइट। सेंटर पे उसके कितना मास लग रहा होगा? 50। और वो छोटा वाला कहाँ लग रहा होगा? यहाँ पर। तो अब देखो दोनों कैसे बैलेंस करेंगे। ये जो स्मॉल m है, ये कितना देगा मास? ये m1 m2 मान लेते हैं, इसे m1 मान लेते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब देखो हमें बैलेंस करना है, तो इसका टॉर्क किस तरफ आएगा? ये वाले डायरेक्शन में। ये कैसा टॉर्क है? एंटी और इसके जो क्लॉकवाइज। है वो क्लॉकवाइज देना चाहता है। तो काम बन गया ना? समझ आ गया? क्या होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करेगा किसे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को। तो क्लॉकवाइज किसका है? 50 का। ये कितनी दूर है? डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। 10। 10 नहीं है, टोटल कितनी है? अच्छा 20। टोटल 50। ये 50 नहीं, 15 हाँ, टोटल है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कितनी होगी? 15। अच्छा, 15 हाँ, बट ये कितनी थी? 10 तो फिर वो 5। इसका मतलब कितनी 5 बची वो? 5। ओके, तो समझ आ गया ना कि क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो जाएगा? m इंटू कितनी डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर। 25। हाँ, और इधर क्या हो जाएगा? m1 इंटू कितनी डिस्टेंस है?
10 सेंटीमीटर। समझा? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? m कितना है? 50 ग्राम। और ये तो कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो ये आ गया क्या? 50 ग्राम इज इक्वल टू m1 इंटू 2। तो m1 कितना रखना चाहिए हमें? 25 ग्राम। 25 ग्राम। 25 आइडिया समझ में आया पूरा? यस सर। हाँ पक्का? ये टिप पे बैलेंस कैसे करते हैं, कितना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ये सब? हाँ सर। Yes, sir. हम्म। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखें, a meter scale of mass 200 gram is balanced over a knife edge at 40 centimeter mark. Find the mass required keep at 15 centimeter mark to balance it. समझा? क्वेश्चन समझ आया सबको? सर वो 40 सेंटीमीटर मार्क। मीटर स्केल है ना, मतलब सर लेकिन वो मीटर स्केल नाइफ एज पे रखा है ना, हाँ, तो फिर नाइफ एज की इतनी ज्यादा कैसे? क्या? सर यानी यहाँ लिखा है मीटर स्केल ऑफ मास 200 ग्राम इज बैलेंस्ड ओवर अ नाइफ एज, तो फिर नाइफ एज पे मीटर स्केल रखा है ना। एग्जैक्टली ये नाइफ एज है, अच्छा ऐसे ये नाइफ है। जैसे फिंगर टिप था उसकी जगह हमने क्या रख दिया? नाइफ पे बैलेंस कर रहे हैं उसे। हाँ सर। तो क्या चीज फिक्स है? ये ये 200 ग्राम कहाँ पर लगेगा? सेंटर। सेंटर पे। मतलब कितनी दूर है यहाँ से? 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार? 10 सेंटीमीटर। 10। ओके गुड। बाकी आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें। लेट्स सी क्या आंसर रहेगा। दूसरा मास कहाँ पे रख दिया है? 45 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास। नहीं, नहीं 35 पे। अरे ये कहाँ पे रखा है? तो यानी 15 सेंटीमीटर मार्क यानी वो सेंटर ऑफ मास है तो 35 ही होगा। अच्छा, अरे मीटर स्केल यार, मीटर स्केल में मार्किंग कैसा होगा? क्या भाई? मीटर स्केल की मार्किंग मतलब 0 to 100 ना। हाँ, अरे यार, ये मीटर स्केल है, समझा क्या? तो ये ऐसा 0 से शुरू होगी ना, 10, हाँ 20, 30, 40, 50, लाइकवाइज 100 सेंटीमीटर। समझा? हाँ। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? कहाँ से 15 है वो? अच्छा 50 से 15। यार यहाँ पर है वो रखा है, ये समझ आया या नहीं? सर 0 से यार मार्क मतलब नहीं जान रहे हो क्या? इनको बोल रहे हैं यार मार्क, नहीं समझे क्या? सर लेकिन अगर उस साइड रखा तो बैलेंस ही नहीं होगा ना। अरे
क्यों? सर क्योंकि वो जो मास होगा वो डाउनवर्ड फोर्स और हाँ, उसका फोर्स जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो तभी तो बचाएगा ना, क्योंकि 200 ग्राम वाला कैसे गिरा देगा उसे? क्लॉकवाइज गिरा देगा ना। अच्छा हाँ हाँ यार ये समझा क्या? हाँ सर समझ गया। बाकी लोग समझ में आ गया ये? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, ओके, ठीक है, चले। तो ठीक है, क्लियर है अभी। तो हमें क्या करना है? टॉर्क बैलेंस करना है। टॉर्क नेट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो कर लेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क ओवर इक्वल रहेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो मास m डैश। कितनी दूर है वो? 35 सेंटीमीटर। क्लियर? 25 सेंटीमीटर पर है। सो m इंटू 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वो एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना है? 200 ग्राम इंटू कितनी दूर है वो? 10 सेंटीमीटर। तो बस m डैश सॉल्व कर देंगे यार थोड़ा सा। सो ये क्लियर हो गया। ये 25 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। तो m कितना आ गया? 80 ग्राम। यार बताइए, सच में बताइए यार, टॉर्क का पर्पस समझ आया? टॉर्क का यूज समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग में? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। हाँ, चले। तो इस तरीके से है। अब इसमें फोर्स वाले इक्वेशन भी थोड़े से ऐड कर सकता है। कैसे? याद है, अगर मैंने ऐसे स्ट्रिंग से एक बॉक्स को हैंग किया है 10 kg, तो बताओ कितना टेंशन आएगा इस स्ट्रिंग में? 100। 100 इंटू जी, 10 हाँ इंटू जी। हाँ. अच्छा, अब मैंने इससे 2 रोप कनेक्ट कर दी। अब कितना टेंशन आएगा एक को? 5 इंटू। 5 इंटू जी, मतलब लेट्स से 50। हाँ क्लियर? अच्छा, तो इस तरीके से अगर मैंने अभी कर दिया, एक पुली के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये 10 kg, अभी भी कितना आंसर आएगा? 50। 50। तो बेसिकली हम इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 kg की एक रॉड लगा दूं और रोप मैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा दूं, क्या दोनों रोप को सेम फील होगा? 5-5? नहीं। नहीं, अलग फील होगा। वो हम कैसे निकालेंगे? टॉर्क बैलेंस से करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं ये एग्जांपल। रॉड है, ठीक है। तो लेट्स से एम जी लिख देते हैं, एम ही लिखी रहने देते हैं। तो एम के टर्म्स में हम अपना आंसर दे देंगे। रॉड है एम कॉमा एल की, एम मास है, एल लेंथ है, और ये 2 रोप लगी हुई हैं। तो इसे मान लेते हैं, इस फर्स्ट रोप को हमने दे दिया नंबर 1 और सेकेंड रोप को दे दिया नंबर 2। तो ये हो गई नंबर 1, ये हो गई नंबर 2। सो फाइंड द टेंशन, find the tension on both the ropes. ओके, तो ये करना है यार। अब समझिएगा प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये तो कंफर्म आ गया कि दोनों टेंशन कहाँ करेंगे? ऊपर खींचेंगे, और नीचे की तरफ कौन खींचने का ट्राई करेगा? Torque. टॉर्क। तो काम की बात देखें, आपको आई गेस समझ में आ गया होगा आइडिया कि फिगर बनाना पड़ेगा। ये है हमारी रॉड। अब कितने फोर्सेस लग रहा है? ऊपर एक क्या लग रहा होगा? यहाँ पर T1। Tension. अच्छा, एक चीज मैंने ये नहीं दी, ये लेंथ दे देता हूं मैं। ये है L/3। कहाँ पे लग रहा है ये फोर्स? L/3 पे। तो ये हो गया हमारा क्या? T2। डन। कितनी दूर पे लग रहा है? L/3 3. पे। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि दोनों को कितना कितना वेट फील होने वाला है। तो वेट कहाँ लग रहा होगा? बीच में। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखना है यार। प्रॉब्लम ये है कि किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे?
किसके अबाउट बैलेंस करें? वेट के अबाउट। वेट के अबाउट। तो इसका मतलब हम बैलेंस करेंगे टॉर्क अबाउट वेट, यानी टॉर्क अबाउट mg वाले के अबाउट सेंटर, तो वो होना चाहिए 0। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज कौन प्रोवाइड करेगा सेंटर के अबाउट? T1। क्लियर है? ये मैं सॉल्व कर रहा हूं अबाउट द सेंटर। अच्छा, कौन प्रोवाइड करेगा? T1। तो T1 की डिस्टेंस कितनी है? L/2। L/2। अच्छा, फिर ये करेगा T2। T2 की डिस्टेंस कितनी है? L/6। L/3। L/3 नहीं, 6। L/2 minus L/3। यस, L/2 माइनस L/3। तो ये डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगी L/2 माइनस L/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? L/6। ओके गुड। तो ये हो गया हमारा L/6। अच्छा, तो ये मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ फिर यहाँ पे L/6। तो क्या आंसर आ गया? दैट T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1। T1। तो ये तो कंफर्म हो गया, बट अभी भी हम वैल्यू नहीं पा पाए। तो कुछ याद आ रहा है क्या कर सकते हैं यहाँ पर? बताओ क्या कर सकते हैं? सर T2 को 3 टाइम्स T1 सब्स्टिट्यूट करके फिर mg से बैलेंस कर देंगे। एग्जैक्टली exactly, कि सिर्फ टॉर्क से काम नहीं चलेगा। आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? नेट फोर्स मस्ट बी 0। 0। तो नेट फोर्स मतलब ऊपर कौन कौन लग रहा है? T1 प्लस T2, और वो किसके बराबर है पूरा मिला के? mg के बराबर है। mg। और हमें mg। पता है कि T2 कितना है? वो 3T1 जितना है। 3T1। तो इसका मतलब हो गया T1 कितना आ गया? 4T1 इज mg। तो यहाँ से आ गया कि यार T1 को बहुत कम फील होगा। T1 को कितना फील होगा? सिर्फ mg/4। एंड T2 को कितना फील होगा? 3mg/4। mg/4। इसका मतलब आप कभी देखें, आपने ये फील किया होगा कि देखना कितना गड़बड़ हो जाएगा। एक फीलिंग, सपोज एक रॉड है, उसको 2 लोग लेके जाने वाले हैं, 2 लोग कैरी कर रहे हैं। एक पर्सन यहाँ पर उसको कैरी कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पे। समझ गए किसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील होगी? हाँ। इसको इसको 3mg/4 जितना फील होगा, जबकि ये पीछे वाले को सिर्फ mg/4। अच्छा, तो कब दोनों को सेम होगा? अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा और दोनों को सेम फोर्स फील होगा। समझ आया ये सिनेरियो? हाँ तो तो Yes। अगर एज से बिल्कुल भी सेंटर की तरफ गए, समझ जाओ आपको mg ज्यादा फील होगा। जितना दूर रहोगे उतना कम वेट फील होगा। ओके यस। ओके। Yes sir। तो ये जो गेट वगैरह का सिनेरियो होता है, जैसे ये एक गेट है, ठीक है, ये गेट है, हम 2D में देख रहे हैं और वो इसके अबाउट ओपन होने वाला है, इस एक्सिस के अबाउट ओपन होने वाला है ऐसे। तो इसका मतलब इस गेट को ओपन करने के लिए जब हम कुछ भी ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाया, लेट्स से यहाँ पर फोर्स लगाया, तो इस गेट को ओपन करने का जो टास्क है वो टॉर्क का होता है, ना कि फोर्स का। तो अगर टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो जल्दी खुल जाएगा। सो और टॉर्क ज्यादा कब मिलेगा? जब हम फोर्स कहाँ पर लगाएंगे? डिस्टेंस ज्यादा पर लगाएंगे। तो आप देखोगे कि अगर आप गेट को पास में से खोलोगे तो बिल्कुल नहीं ओपन होने वाला है। गेट कब ओपन होगा? जब आप दूर में फोर्स लगाएंगे। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, Increase। टॉर्क ज्यादा होगा। सो आप कभी देखना कि इवन अगर आप गेट के एकदम क्लोज, इतना पास से सोचो कि आप गेट ओपन कर दो, नहीं कर पाओगे। आर इतना कम है कि टॉर्क के लिए आपको फोर्स बहुत बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ आया? हाँ सर। तो ये तरीका होता है। आपको फील तो रहा ही होगा इस सिनेरियो को, लेकिन हमने उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी बात कर ली कि किस तरीके से हम टॉर्क का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि 2 पर्सन है, एक जो है वो R/4 पे लगा रहा है फोर्स और एक लगा रहा है R पर।
तो किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और कितना, तो आप समझ गए कि टॉर्क सीधा F इंटू आर पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, कुछ ऐसा नहीं, सिंपल आर है, इसको 4 टाइम्स एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको तो सिंगल एफ से काम बन जाएगा। डन? Yes. Yes, sir. ओके चलिए, तो ये टॉर्क के बारे में था काफी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉर्क से रिलेटेड बाकी 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आई अल्फा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अल्फा का डिस्कशन करेंगे और फिर तीनों को रिलेट करके सीखेंगे। ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके, कोई डाउट है तो बता दो, या ऑल ओके? All okay. ओके गुड। हाँ, कोई डाउट है क्या? No. ओके देन, ओके बाय बाय देन, Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। गुड नाइट एवरीवन, Good night. गुड नाइट। Good night.